हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीम सोशल टॉक पर। दोस्तों, इस वक्त की बात करें तो इस वक्त पूरे दुनिया में फिल्म ओपनहाइमर की धूम मची हुई है। हर कोई फिल्म की तारीफ़ कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल भारत की बात करें तो भारत में मूवी को लेकर एक अच्छा खासा बवाल मचा हुआ है। फिल्म के एक सीन पर जहां कई लोगों ने आपत्ति दर्ज की है और कई लोगों की मांग ये है कि फिल्म को बाइकआउट किया जाए, फिल्म का भारी तरीके से विरोध किया जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपनहाइमर की ज़िंदगी को लेकर, उनके लाइफ को लेकर, लाइफ में क्या अचीवमेंट किया और कौन कौन सी चीज़ों पर जहां ओपनहाइमर ने अपनी बात दमदार तरीके से लोगों के बीच में रखी। तो वीडियो को आप फुल वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में कई सारी बातों को हम यहाँ पर बताने वाले हैं। 22 अप्रैल 1904 में न्यूयॉर्क शहर के एक यहूदी परिवार में जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर का जन्म हुआ। 1888 में जब रॉबर्ट के परिवार जर्मनी से यूएसए आए थे तो उनके पास वहाँ सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा मनी नहीं था, ना ही वहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ उनके पास ज़्यादा नॉलेज थी। और वहाँ पर अमूमन इंग्लिश में सारी चीज़ें थी, तो वहाँ पर इंग्लिश में भी उनके पास बोलने के लिए अच्छा खासा एक अनुभव नहीं था। बट धीरे धीरे वहाँ के छोटे से व्यवसाय में वो काम करने लगे, क्लॉथ फैक्ट्री में काम करने लगे। काम करने के बाद धीरे धीरे परिवार की स्थिति को बदलने लग गए और एक टाइम के बाद वो अच्छा खासा कुछ इनकम करने लगे। 12 में रॉबर्ट जूलियस ओपनहाइमर के परिवार रिवर साइड ड्राइव में चले गए और वहाँ पर उन्होंने एक अपार्टमेंट को परचेस किया। ओपनहाइमर का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम फ्रैंक था। फ्रैंक भी बचपन से फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करता था। ओपनहाइमर बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था, वो पढ़ाई में काफ़ी तेज था। उसे अंग्रेजी के साथ फ्रेंच लिटरेचर के साथ वो मिनरल्स और माइंस की भी अच्छी खासी नॉलेज रखा करता था। एक टाइम ऐसा भी आया कि वो क्लास 3rd एंड क्लास 4th दोनों एजुकेशन को 1 ईयर में ही उन्होंने कंप्लीट कर ली थी। फिर धीरे धीरे क्लास 8th में कुछ सिचुएशन के कारण उनको अपनी 8th तक की परीक्षा को बीच में ही रोकना पड़ा। बट बाद में जब उनकी इकोनॉमी सही हुई तो वो धीरे धीरे क्लास 10 एंड क्लास 12 के एग्ज़ाम्स को भी उन्होंने पास आउट किया। ओपनहाइमर की अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो 1925 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में उन्होंने ग्रेजुएशन की परीक्षा कंप्लीट की। लेकिन बाद में उनको ये लगा कि वो केमिस्ट्री के कंपैरिजन फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो इसके लिए 1927 में जर्मनी के गोटिंगन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी की डिग्री हासिल की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए कई सारे रिसर्च में वो काम करने लगे। फिर 1936 में उन्होंने बर्कले की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कंप्लीटली एक प्रोफेसर बन गए और प्रोफेसर के तौर पर कई सारे काम पे लग गए, रिसर्च में काम पे लग गए और पढ़ाई में वहाँ काफ़ी समय बिताने लग गए। इसी बीच उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के प्रिंसिपल, न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ कई सारे टॉपिक्स में काम करने लग गए। इनके साथ इनके कई स्टूडेंट भी थे, वो भी स्टूडेंट इनके साथ काफ़ी काम करते थे और उनके जो काम से काफ़ी प्रभावित थे। तो स्टूडेंट के साथ वो कॉस्मिक रे, क्वांटम मैकेनिक्स और ब्लैक होल प्रिंसिपल पर भी काफ़ी सारे काम करने लग गए। एक दौर ऐसा आया जब 1924 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ओपनहाइमर ने रदरफोर्ड को एक लेटर लिखा। उस लेटर में ये बातें कही गई कि वो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट लैब में काम करना चाहते हैं, लेकिन रदरफोर्ड को उस लेटर में बहुत कुछ दिखा नहीं, सो उन्होंने ओपनहाइमर को वहाँ पर इन्वाइट नहीं किया। इसके बाद ओपनहाइमर ने जे थॉमसन से संपर्क करने की कोशिश की, तो जे थॉमसन ने ओपनहाइमर को अपने लैब में बुलाया और वहाँ पे काम करने के लिए कई सारे इक्विपमेंट्स उनको प्रोवाइड किए। धीरे धीरे वहाँ पर ओपनहाइमर काम करने लगे, लेकिन वहाँ उस लैब में उनको ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि इस लैब में उनके लिए बहुत कुछ नहीं है, उनको बहुत बोर फील हो रहा था, जिस कारण कई बार ये भी माना जाता है कि उनके ना तो बहुत अच्छे कोई दोस्त थे और ना ही उनके कोई दुश्मन थे। एक बार तो उन्होंने अपने भाई से ये भी कहा था कि मुझे दोस्त के कंपैरिजन मुझे फिजिक्स की सबसे ज़्यादा नीड है और मैं फिजिक्स के साथ सबसे ज़्यादा इंगेज रहना चाहता हूँ। फिर दौर बदलते गए, वो अपने काम में लग गए। फिर एक पड़ाव ऐसा आया कि वो अपने काम के साथ कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ भी जुड़ने लग गए। उनका मानना था कि जो भी काम हो वो कम्युनिटी के लिए होनी चाहिए, वो समाज के लिए होनी चाहिए, सोशल के साथ उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो उस दौर के साथ वो धीरे धीरे बड़े साइंटिस्टों के साथ काम करने लग गए और लोगों के साथ जुड़ने की एक बड़ी कोशिश उनके साथ करने लग गए। लेकिन 1939 की बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टीन और उनके साथ जो कई लोग जो और भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को ये सुझाव दिया कि जर्मनी जो है
परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है और शायद हिटलर के अंडर में ये काम हो सकता है, क्योंकि उस दौर में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था, तो पूरे विश्व में हिटलर की तानाशाही चर्चा में थी। तो इस लिहाज से यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने डिसाइड किया कि वो भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब इस काम के लिए उन्होंने लॉस एलएमएस के लेबोरेटरी में एक प्रोजेक्ट बनाई और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, और इसकी जिम्मेदारी के लिए ओपेनहाइमर को नियुक्त किया। ओपेनहाइमर ने तब दुनिया के बहुत सारे यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उनकी एक बेहतरीन एक टीम बनाई और उस टीम में कई साइंटिस्टों को इन्वॉल्व किया। अगर उस साइंटिस्ट की बात करें तो उसमें रिचर्ड फैनमैन, एनरिको फर्मी जैसे साइंटिस्ट शामिल थे। उनका ये मानना था कि हम परमाणु बम बना सकते हैं, और इस लेबोरेटरी में काम बहुत तेज़ी के साथ स्टार्ट हो गया। फाइनली लेबोरेटरी में जब काम हुआ, काम होने के बाद कुछ महीनों के बाद परमाणु बम का परीक्षण किया गया, जिसका नाम था ट्रिनिटी, और ये लगभग जो है 21 किलो टन का था। जब ये परीक्षण को किया गया तो परीक्षण करने के बाद लगभग 160 किलोमीटर पर इसकी धमक की महसूस सुनाई दी। हर तरफ एक चर्चा का माहौल बन चुका था कि यूएसए ने परमाणु बम बना लिया है। उस बम को बनाने के बाद ओपेनहाइमर के कदम डिफरेंट थे, उनके हाव भाव बिल्कुल अलग थे, उनके कद काठी और चाल में बड़ा अंतर देखने को मिल गया। ऐसा लग रहा था कि ओपेनहाइमर ने पूरी दुनिया को जीत लिया है, क्योंकि उन्होंने परमाणु परीक्षण का सफल परीक्षण कर चुके हैं। कहा यह भी जाता है कि ओपेनहाइमर भगवद गीता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। भगवद गीता को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने संस्कृत सीखी और उसके बाद भगवद गीता को पढ़ा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मानते थे या उसको उनमें बहुत ज़्यादा उनकी एक आस्था थी। जब परमाणु का सफल परीक्षण किया गया तो उन्होंने संस्कृत के श्लोक का उच्चारण किया और कहा कि मैं अब दुनिया का विनाशक करने वाला बन गया हूँ, यानी मैं तीनों काल का विनाश करने वाला बन गया हूँ। 1945 में वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर था। लगभग सारे कंट्री अपने हथियार डाल चुके थे, लेकिन एशिया से जापान अभी भी वर्ल्ड वार सेकेंड में बना हुआ था। फिर जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर में वहाँ पे हवाई हमला किया, जिसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति हैरिस एस ट्रूमन ने डिसाइड किया कि जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया जाए। फिर हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम वहाँ पर गिराए गए। इस परमाणु बम को गिराए जाने के बाद जो मंजर था वो बहुत ही खतरनाक मंजर था। एक हिसाब से बहुत बड़ा अब तक का नरसंहार था, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इस मृत्यु को देखकर ओपेनहाइमर आत्मग्लानि से भर चुके थे और इस मंजर के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहे थे। 1945 में ओपेनहाइमर ने तत्कालीन राष्ट्रपति हैरिस एस ट्रूमन से मिले और उनके बाद कहा कि सर मेरे हाथ खून से सने हुए हैं, लेकिन इस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार तुम नहीं हो, मैं भी इसके लिए काफ़ी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि परमाणु बम गिराए जाने का आदेश स्वयं मैंने पारित किया था। ये लगभग वही कहानी है जो भगवद गीता में है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते कि आप जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं कि आपको उस भय से निकलना पड़ेगा, सभी की जिम्मेदारी मैं हूं, क्योंकि मैं ही काल हूं और उनकी विनाशक के लिए मैं ही यहां पर उपस्थित हूं। मंजर के बाद ओपेनहाइमर ने डिसाइड किया कि वो परमाणु कार्यक्रम के हमेशा अब अगेंस्ट रहेंगे। इसके साथ हाइड्रोजन बम बनाने की भी चर्चा थी, तो उन्होंने इसका भी एक हिसाब से भरपूर समर्थन नहीं किया, इन्होंने इसका विरोध किया। इसके लिए उन्होंने यहाँ तक कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संस्था बननी चाहिए जो अब पूरी दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रम की देखरेख करे और कोई भी कंट्री परमाणु हथियार को ना बनाए। परमाणु संधि को लेकर, परमाणु कार्यक्रम को लेकर उनके ये इस रवैये पर कई अमेरिका के सीनियर ऑफिसर और उनके प्रेसिडेंट उनके खिलाफत रहे। वो बिल्कुल भी अब ओपेनहाइमर के इस कार्यक्रम को पसंद नहीं करते थे। ओपेनहाइमर के सिक्योरिटी फोर्स को जब बाद में हटाया गया तो हटाए जाने के बाद वो फिर से अपने लेखन पढ़ाने में और बाकी काम में लग गए। इस बीच वो चेन स्मोकिंग बहुत करते थे, तो उसके बाद 1965 में उनके गले में कैंसर का पता चला। कैंसर के पता चलने के बाद लगभग उनका ट्रीटमेंट चलता गया। फिर 1966 में एक अनसक्सेसफुल उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद वो 1967 में कोमा में चले गए। कोमा में जाने के बाद वो 3 दिन के बाद वो होश में आए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और 1967 में न्यू जर्सी में उनकी डेथ हो गई।
तो दोस्तों आज हमने ओपेनहाइमर के सारी चीज़ें यहाँ पर एक ब्रीफली आपको बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स अपने ज़रूर दें। तब तक के लिए शुक्रिया, और फिर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।